हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सीएसआई नेट लाइफ साइंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा रैंक डिसाइडिंग और कॉन्सेप्चुअल सेक्शन होता है पार्ट सी। स्टूडेंट अक्सर इन लंबे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन को देखकर पैनिक हो जाता है, लेकिन आज से हम एक नया अप्रोच सीखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को डिकोड करने की एक्चुअल साइंटिफिक मेथड, जहां हमारा फोकस सिर्फ डायरेक्ट आंसर याद करने पर नहीं, बल्कि डाटा को डीकंस्ट्रक्ट करना और रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने और करेक्ट आंसर तक पहुंचने पर होगा। ये हमारी पार्ट सी पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी एंड सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट वन है, जहां हम स्पेसिफिकली दिसंबर 2025 लाइफ साइंस के ऑफिशियल पेपर को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट बी के 5 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उन्हें भी कवर कर ले। लेकिन अभी के लिए अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग पर। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम प्रेशर में एक लेंदी एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन को किस माइंडसेट के साथ अप्रोच करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग दिस decoding strategy and jump straight into our first question। तो स्क्रीन पर आपके सामने है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए अपनी इस डिकोडिंग स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप इस पर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन का ओरिजिन। ये डायरेक्टली आपके यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाले टॉपिक और यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। एग्जामिनर यहाँ चेक कर रहा है कि क्या आप बायोलॉजिकल टेक्निक्स के ग्राफिकल डेटा को रियल टाइम मॉलिक्यूलर इवेंट्स के से कनेक्ट कर पाते हो या नहीं। पार्ट सी के लंबे डेटाबेस क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। चलो इस टेबल को पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला देखते हैं कि व्हाट इज गिवन। हमें दो टेक्निक का डेटा मिक्स करके दिया हुआ है। पहला है चिप चिप यानी क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, जो बताता है कि कौन सा प्रोटीन किस टाइम पर डीएनए से बाइंड कर रहा है, यानी कि एक्स, वाई और जेड। दूसरा है आरटीपीसीआर, जो बताता है आरएनए कब बन रहा है। ये हमारे बैंड से सारे, और ये हमारा आरएनए कब बन रहा है उसको बता रहा है। अब द टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी पे पहुंचते हैं। पूरे टेबल में सबसे पहले उस पॉइंट को ढूंढते हैं जहां कोई मेजर चेंज न हो रहा हो। लुक एट द आरएनए लाइन। टाइम 0 और 1 पर कोई भी बैंड नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 और 1 टाइम पर किसी भी तरह का कोई भी बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। टाइम पॉइंट 2 पर शुरू हो रहा है। बस ये एक बैंड, जो पहला बैंड हमको आरएनए के लिए मिल रहा है, वो टाइम पॉइंट 2 पर शुरू हो रहा है। बस इस टाइम पॉइंट 2 को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लो। अब एक्स अब एक्सपेरिमेंटल लॉजिक अप्लाई करते हैं। हमारे हमें 3 प्रोटीन दिए हैं ऑप्शन में। पहला है H4K8AC, और दूसरा है TBP, और तीसरा है H3K9AC। ये 3 प्रोटीन्स को खाली अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं ऑप्शंस में। अब लॉजिक लगाओ। पीबीपी क्या है? ये एक इसेंशियल जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो प्रोमोटर पर बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है। इसका मतलब टीबीपी का बाइंडिंग टाइम और आरएनए सिंथेसिस का टाइमिंग परफेक्टली मैच होना चाहिए। अब टेबल में देखो कौन सा वेरिएबल एग्जैक्टली टाइम पॉइंट 2 पर पहली बार डिस्टिंक्ट बैंड दिख रहा है, ठीक आरएनए की तरह। यस, वो है प्रोटीन वाई। प्रोटीन वाई में 0 और 1 मिनट पे कुछ नहीं है, पर प्रोटीन वाई टाइम पॉइंट 2 से पहले मिसिंग है, और 2 पर आते ही वो एक्टिव हो गया है। बायोलॉजिकल लॉजिक से कंफर्म हो गया है कि वाई इज डेफिनेटली टीबीपी। अब आते हैं हमारा सबसे बड़ा टूल, द एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पर। पार्ट सी को एफिशिएंटली सोल्व करने का रूल है, राइट आंसर मत ढूंढो, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करो। राइट आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
हमें मिल चुका है कि y इज इक्वल टू टीवीपी। अब डायरेक्टली ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शन 2 कहता है कि y इज इक्वल्स टू 4h के 8ac, और ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है एलिमिनेट। इसी तरह ऑप्शन 3 कहता है y इज इक्वल्स टू h3 के 9ac। ये लॉजिक भी गलत है। सो ऑप्शन 3 भी हमारे लिए हो जाता है एलिमिनेट। एक सिंगल कोर कॉन्सेप्ट से आपने 50% ऑप्शंस को सेकंड्स में एलिमिनेट कर दिया। अब मेन फोकस है हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 पर। अब बचा एक्स और वाई, जो दोनों हिस्टोन एसिटाइलेशन मॉडिफिकेशन है। डाटा को इंटीग्रेशन मोड में देखते हैं। लेन एक्स में बैंड टाइम 0 और 1 से पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, 1 और 2 में जो बेंड्स दिख रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले ही क्रोमेटिन को ओपन कर रहा है। अब लेन जेड में देख के बैंड ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के साथ अपीयर हो रहे हैं। ये देखिए, इनके बैंड्स, जेड के बैंड्स। हमारी टेक्स्ट बुक नॉलेज कहती है कि जीन एक्टिवेशन के स्टेप वाइज ऑर्डर में H4 एसिटाइलेशन सबसे पहले होता है, ताकि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्रूट हो सके, जबकि H3 एसिटाइलेशन बाद के इवेंट्स में होता है। क्योंकि X शुरुआती टाइम पॉइंट से प्रेजेंट है, इसलिए X इज इक्वल टू H4K8AC और Z इज इक्वल टू H39KAC। क्योंकि X लेट फेज में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि Y वाला लेट फेज में है। और हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिटाइलेशन H3 पे होता है वो बाद के इवेंट्स में होता है, और जो पहले होता है वो H4 वाला होता है। तो इस हिसाब से हमारा इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और हमने इस एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन 1 को एफिशिएंटली टारगेट कर लिया है, और यही हमारा राइट आंसर है। फाइनली समझते हैं कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या ट्रैप सेट किया है। एग्जामिनर चाहता है कि आप H4 और H3 के मॉडिफिकेशन को एग्जैक्ट ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाओ। उन्होंने दोनों एसिटाइलेशन मार्क को ऑप्शन में आगे पीछे कर दिए ताकि आप वहां स्टक हो जाओ। उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट छोड़ा टीबीपी का और आरएनए का डायरेक्ट कोरिलेशन। तो ये एक एस्केप पॉइंट था आपको दो ऑप्शंस को एलिमिनेशन करने के लिए। पार्ट सी में जब भी टाइम कोर्स डेटा 0 1 2 3 आए, तो हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर आपको टेम्पोरल सीक्वेंसिंग टेस्ट कर रहा है। टाइमिंग का ऑब्जर्व करो और रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करो और कॉन्फिडेंटली अपने मार्क्स को सिक्योर करो। आई होप आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा कि डाटा को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है और एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को रियल टाइम में अप्लाई करके अपना टाइम कैसे बचाना है। इसी शार्प एनालिटिक अप्रोच को मेंटेन रखते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, इसे भी हम अपनी डिकोडिंग स्ट्रेटेजी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूनिट 9 यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और यूनिट 11 इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर आपकी टेक्सोनोमी और एनिमल क्लासिफिकेशन की फंडामेंटल नॉलेज को इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट के साथ टेस्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में कई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं। हमें एक न्यूली डिस्कवर्ड मैमल की फीचर दी गई है जो एग लेज करता है और उसके पास क्लोएका है और इलेक्ट्रो रिसेप्शन है। साथ ही एक फाइलोजेनेटिक हिंट भी है कि ये बेजल टू ऑल अदर लिविंग मैमल है। यहाँ मेडागास्कर वर्ड पर ध्यान दीजिए। ये एक एडिशनल डिटेल है जो आपका ध्यान भटकाने के लिए हो सकती है। हमारा मेन फोकस इन एनाटॉमिकल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर होना चाहिए। अब इसके कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मेमल को उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के बेसिस पर मेंस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जो मेमल्स एग ले करते हैं उन्हें मोनोट्रेमस या प्रोटोथेरिया कहते हैं। इनमें बर्ड्स और रेप्टाइल की तरह कॉमन एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है जिसे क्लोएका कहते हैं। अगर आपको याद हो, डक बिल्ड प्लेटिपस और हेकाइडेना इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिनमें स्नाउट के थ्रू इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी देखा जाता है ताकि वो अपना प्रे ढूंढ सके।
और फाइलोजेनेटिकली ये मेमल्स की सबसे प्रिमिटिव या बेसल लिनेज है। ये सारी डिटेल एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चंस के गिवन फीचर से मैच भी करती है। अब अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हमारा सबसे बड़ा क्लू है कि ये एनिमल एग ले करता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन वन, ये यूथेरिया यानी प्लेसेंटल मेमल्स, ये ट्रू लाइव बर्थ देते हैं यानी कि बीवी परत से। तो ऑप्शन वन हो जाता है एलिमिनेट। ऑप्शन टू है मेटाथेरिया यानी मार्शुपियल्स, ये अंडर डेवलप्ड लाइव यंग्स को बर्थ देते हैं और इनमें पाउच होता है, एग्स नहीं। तो ऑप्शन टू भी हो जाता है हमारे लिए एलिमिनेट। अब बात करते हैं ऑप्शन फोर, थेरिया, जो बेसिकली मार्शुपियन और प्लेसेंटल्स का कॉम्बिनेशन ग्रुप है। क्योंकि ये दोनों लाइव बियरिंग ग्रुप है, ऑप्शन फोर भी क्लियरली हो जाता है एलिमिनेट। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन थ्री बचता है, प्रोटोथेरिया। एग्स लेइंग क्लोएका प्रेजेंट होता है, बेसल फाइलोजेनी, ये सब प्रोटोथेरिया का डिफिनेटिव डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए राइट आंसर ऑटोमेटिकली हो जाता है ऑप्शन थ्री। आखिर में एग्जामिनर के माइंडसेट्स को समझते हैं। यहाँ एग्जामिनर ने क्या ट्रैप सेट किया है। सबसे बड़ा ट्रैप था वर्ड मडागास्कर। एग्जामिनर चाहता था कि आप जियोलॉजिकल लोकेशन पर ओवरथिंक करें। मेडागास्कर सुनकर कुछ स्टूडेंट वहाँ के फेमस एंडेमिक मेमल्स जैसे ल्यूमर्स के बारे में सोचने लगते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। अब बात करते हैं एस्केप की। इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि जियोलॉजिकल लोकेशन हमेशा एक सेकेंडरी हिंट होती है। आपको हमेशा सॉलिड टेक्सोनोमिक ट्रेट पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये ट्रेट्स कभी झूठ नहीं बोलते। आई होप इस क्वेश्चन से आपको डाइवर्सिटी और टेक्सोनोमी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बिना कंफ्यूज हुए अप्रोच करने का आइडिया मिला होगा। चलिए इस अंडरस्टैंडिंग को आगे ले चलते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं कि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमारी डिकोडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह अप्लाई होती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लिया गया है। जेनेटिक्स के इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपकी लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक मैपिंग की फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को डीपली टेस्ट करता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है हर स्टेटमेंट को एक इंडिविजुअल ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना। हमें यहाँ चार स्टेटमेंट्स ए बी सी डी दिए गए हैं और हमें सभी करेक्ट स्टेटमेंट का एक कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय एक एक स्टेटमेंट को एवेल्युएट करके तुरंत ऑप्शन से रिलेट करना चाहिए। चलिए एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। स्टेटमेंट ए, क्रॉसिंग ओवर की मॉलिक्यूलर डेफिनेशन बता रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेम पोजीशन पर ब्रेक होते हैं और रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशंस में रीजॉइन करते हैं। ये स्टैंडर्ड फंडामेंटल फैक्ट है, सो दिस इज द ट्रू। स्टेटमेंट बी कहता है कि क्रॉसिंग ओवर फोर क्रोमेटिड स्टेज पर होती है। हम जानते हैं कि मियोसिस वन फाइटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुका होता है और चार क्रोमेटिड्स प्रेजेंस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट सी लीनेज का कोर प्रिंसिपल है। जैसे जैसे दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है उनके बीच क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% ही हो सकती है, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इंडिकेट करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। स्टेटमेंट डी पर ध्यान दीजिए। ये कहता है कि रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज को हम एक्यूरेट फिजिकल डिस्टेंस के क्वांटिटेटिव इंडेक्स की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक मेजर कॉन्सेप्शनल एरर है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें सिर्फ जेनेटिक मैप डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन्स में देती है, एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस बेस पेयर या डीएनए लेंथ नहीं देती। रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट्स और कोल्ड स्पोर्ट्स की वजह से जेनेटिक डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस कभी भी स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल या एक्यूरेट नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है। अब यहाँ अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हम कंक्लूसिवली जानते हैं
कि स्टेटमेंट डी बिल्कुल गलत है। अब डायरेक्टली अपने ऑप्शंस को चेक कीजिए। ऑप्शन टू में डी प्रेजेंट है, सो एलिमिनेट ऑप्शन टू। ऑप्शन फोर में भी डी प्रेजेंट है, सो एलिमिनेट ऑप्शन फोर। एक सिंगल इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने से हमने दो ऑप्शन हटा दिए। अब लड़ाई सिर्फ ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री के बीच है, क्योंकि हमने डिकोडिंग स्टेज में ही कंफर्म कर लिया था कि स्टेटमेंट बी परफेक्टली करेक्ट है। इसलिए हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा, चलिए, जिसमें बी इंक्लूड हो। इस लॉजिक से ऑप्शन वन भी एलिमिनेट हो गया और राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन थ्री हो जाता है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको ए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं हुए ये नहीं पता, बी भी ट्रू है या ये नहीं पता, और सी ट्रू है या रॉन्ग है ये भी नहीं पता। पर अगर आपको ये पता है कि डी रॉन्ग है, तो इस हिसाब से आपने 50% एलिमिनेशन तो यही कर लिया। यानी आपको करना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से काफी हद तक आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, और वहां से आपको खाली दो चांसेस लेने हैं अब, ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री में। अब क्योंकि आपके पास पहले चार ऑप्शन थे, अब सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं, तो आपके पास 50-50 पॉसिबिलिटीज रह जाती है कि आपका आंसर सही होगा या नहीं होगा। इस तरह के जब आप अगर किसी भी पार्ट सी के क्वेश्चन में चार ऑप्शंस में से अगर दो ऑप्शंस को एफिशिएंटली एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। पर मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप चार में से एक भी क्वेश्चन एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि उस केस में आपका राइट आंसर होने की चांसेस 25% ही रहती है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। पहले जानते हैं ट्रैप्स के बारे में। एग्जामिनर ने स्टेटमेंट डी में क्वांटिटेटिव इंडेक्स और एक्यूरेट फिजिकल डिस्टेंस जैसे हैवी और टेक्निकल वर्ड यूज किए, ताकि एग्जाम प्रेशर में स्टूडेंट्स अज्यूम कर ले कि जेनेटिक मैपिंग और फिजिकल मैपिंग एक ही चीज है। अब बात करते हैं एस्केप की। हमेशा याद रखिए, जेनेटिक मैपिंग, लिंकेज मैप, रिकॉम्बिनेशन बेस और फिजिकल मैप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा वर्ड फिजिकल पूरे स्टेटमेंट का साइंटिफिक मीनिंग बदल देता है। पार्ट सी क्लियर करने की कि यही है कि आप इन माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स और कीवर्ड्स को कैच करें। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको स्टेटमेंट बेस्ड जेनेटिक्स प्रॉब्लम में ट्रू फॉल्स वेरिएबल आइडेंटिफाई करने और उन्हें ऑप्शन से एलिमिनेट करके एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने का फ्रेमवर्क समझ आ गया होगा। इसी मोमेंटम के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 74। ये एक मैच द फॉलोइंग प्रॉब्लम है, जहां हमारी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं आपको यही कहूंगा कि जितने भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो, उसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ पे आंसर राइट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर आपको इसमें से एक या दो, चले दो भी नहीं पता हो, अगर एक भी मैच आपको पता है, तो आप आराम से दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। और जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा था कि अगर आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो आपके आंसर राइट होने के चांसेस 50-50% हो जाते हैं। इस केस में आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग तो आपको 100% अटेम्प्ट करने ही चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के ओरिजिन को समझते हैं। ये डायरेक्टली आपके यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल ओवरलैप है। नाइट्रोजन साइकिल एक यूनिवर्सल टॉपिक है, जो लगभग हर साल पार्ट बी या पार्ट सी में लगभग अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। यहाँ एग्जामिनर आपकी माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस और बायोकेमिकल रिएक्शन की एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है। पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एक लॉटरी की तरह होता है। इन्हें डिकंस्ट्रक्ट करने का सबसे गोल्डन रूल है, कभी भी कॉलम एक्स और वाई को शुरू से आखिर तक मत पढ़ो। इसके बजाय कॉलम एक्स में उस एक सिंगल टर्म को पिक करो जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो। एक बार आपने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को करेक्ट मैच ढूंढ लिया, तो बाकी का काम ऑप्शनल खुद कर देता है। अपना एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करो और वहीं से क्वेश्चन को क्रैक करना शुरू करो। जैसे समझ लो कि आपको इन चारों में से
सिर्फ एक के ही बारे में पता है। अगर वो एक भी ऐसा अगर आपने की फाइंड कर लिया तो आपके बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। पर चलिए पहले कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सबसे बेसिक स्टेप है जहां एटमॉस्फेयर की इनर्ट नाइट्रोजन गैस को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूजेबल फॉर्म यानी अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो बी का मैच डेफिनेटली 1 होने वाला है। अब बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जहां नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को पहले नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस और फिर नाइट्रेट यानी NO3 माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो सी का मैच होगा 4। अब बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। ये नाइट्रिफिकेशन का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रेट यानी NO3 माइनस वापस रिड्यूस होकर नाइट्रोजन गैस बनते हैं। तो डी का मैच होगा ऑप्शन 3। अब बात करते हैं अमोनिफिकेशन की। जब ऑर्गेनिज्म मैटर डिके होता है तो उसके अंदर के प्रोटीन और एमिनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं और अमोनिया रिलीज करते हैं। तो ए का मैच होगा 2। अब इस रो नॉलेज पर अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब डायरेक्टली हम इतना ही सोचते हैं कि हमें खाली यही पता है कि हमें खाली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, हमें खाली यही पता है, ये समझ के चलिए। बाकी अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन हमें नहीं पता। तब उस केस में क्या हो रहा है, अब हम ये डिसाइड करते हैं। अब डायरेक्टली ऑप्शन पर फोकस करते हैं। ऑप्शन वन में, ये रहा हमारा ऑप्शन वन में, बी का जो मैच है वो 2 दिया गया है। सो ये हो गया हमारे लिए एलिमिनेट, ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं। ऑप्शन 4 में बी को दिया है 4। ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि बी का आंसर 1 आएगा। तो ये भी हमारे लिए एलिमिनेट हो गया। एक सिंगल डेफिनेशन से आपने 50% कंपटीशन तो खत्म कर लिया। अब लड़ाई सिर्फ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के बीच बची है जहां दोनों में बी 1 है। अब इन दोनों बचे हुए ऑप्शंस में डिफरेंस ढूंढो। हम नाइट्रिफिकेशन को चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम जानते हैं कि नाइट्रिफिकेशन अमोनिया का ऑक्सीडेशन है नाइट्रेट में, यानी C इज इक्वल्स टू 4। सो ऑप्शन 3 में सी का मैच 3 दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है। और यहां से हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन 3 को। और हमारे पास ऑप्शन 2 बचा जिसमें ए इज इक्वल्स टू 2, B1, C4 एंड D3 परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। और राइट आंसर ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं एग्जामिनर ट्रैप की। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने एक सॉल्युबल ट्रैप सेट किया है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट अक्सर नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के इंटरमीडिएट्स और उनके ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने कॉलम वाई के स्टेटमेंट 3 और 4 में NO3 माइनस को दोनों जगह रखा ताकि आखिरी मोमेंट पर डाउट क्रिएट हो सके। अब बात करते हैं एस्केप की। जब भी बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़े तो सिर्फ प्रोडक्ट याद ना रखे बल्कि रिएक्शन का नेचर याद रखिए, जैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। नाइट्रिफिकेशन हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और डीनाइट्रिफिकेशन हमेशा रिडक्शन। अगर आप ये सिंगल मेटाबॉलिक कीवर्ड कैच कर लेते हैं तो कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहता। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट सी में स्कोरिंग बूस्टर्स होते हैं। अगर आप करेक्ट एंट्री पॉइंट पकड़ ले, चलिए चलिए इस एलिमिनेशन स्पीड और क्लैरिटी को अगले क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्चुअल टेस्ट है। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 6 यानी सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट से लिया गया है, साइंटिफिक स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस और C4 साइकिल्स के वहां से। यहाँ एग्जामिनर सिर्फ C4
पाथवे या एंजाइम नहीं पूछ रहा, बल्कि वो क्रेंजी एनाटॉमी यानी कि मेसोफाइल और बंडल शीट सेल्स की कपलिंग की डीप मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करते वक्त एक बहुत बड़े रेड फ्लैग पर ध्यान देना। क्वेश्चन स्टेटमेंट के एंड में लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट, नॉट या एक्सेप्ट लिखा हो तो उस वर्ड को मेंटली अंडरलाइन कर लीजिए। हमारी नेचुरल आदत करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने की होती है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें एक ऐसे मेज प्लांट यानी C4 के बारे में सोचना है जिसके बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल हो गए हो। अब बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट की। C4 प्लांट की फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर को रिकॉल करते हैं। मीजोफाइल सेल्स में पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है जो CO2 को फिक्स करके मैलेट यानी C4 एसिड बनाता है। ये मैलेट बंडल शीट शेल में जाता है। मेज जो एक NADP एमी टाइप 4 C4 प्लांट है, ये मैलेट बंडल शीट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करता है और वहां डीकार्बोक्सिलेट होकर CO2 रिलीज करता है। इसी हाई CO2 एनवायरनमेंट में रूबिस्को एंजाइम कैल्विन साइकिल चलाता है और शुगर बनता है। अब क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करो। बंडल शीट शेल क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल है। इसका सीधा मतलब है कि वहां ना मैलेट बैकग्राउंड होगा, ना रूबिस्को काम करेगा और ना ही केल्विन साइकिल चलेगी। हमने इतना पता कर लिया इस क्वेश्चंस के बेसिस पर। अब चलिए अब इस लॉजिक के साथ अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और स्टेटमेंट चेक करते हैं। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट बी। केल्विन साइकिल वुड बी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज रिड्यूसिंग शुगर प्रोडक्शन। हमने अभी एस्टेब्लिश किया कि बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल होने से केल्विन साइकिल नहीं चलेगी, इसलिए ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए इसलिए हमारे फाइनल आंसर में भी स्टेटमेंट बी होना ही चाहिए। ऑप्शन वन में भी बी है, सो एलिमिनेट ऑप्शन वन। और ऑप्शन टू में भी बी है, सो एलिमिनेट ऑप्शन टू। क्योंकि बी 100% ट्रू है और हमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। देखिए, सिर्फ एक लॉजिक से 50% ऑप्शन गायब हो गए। अब लड़ाई सिर्फ ऑप्शन थ्री और ऑप्शन डी के बीच है। अब इन बचे हुए ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं बाकी के स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट सी, carbon fixation would shift entirely to mesophile cell without yield penalty। ये completely false है। C4 प्लांट्स के मेसोफाइल्स में रूबिस्को एक्सप्रेस नहीं होता, तो शिफ्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता और प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। तो सी डेफिनेटली इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट बी की। CO2 कंसंट्रेशन अराउंड रूबिस्को वुड इंक्रीज ड्रामेटिकली। मेज में मैलेट का ब्रेकडाउन बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल है तो पंप मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाएगा और CO2 रिलीज नहीं होगा, तो डी भी फॉल्स है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ए की। फोटो रेस्पिरेशन वुड रिमेन लो ड्यू टू पीईपी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। जब आगे का पूरा पाथवे ब्लॉक हो गया है तो मैलेट अक्यूमुलेट होगा और पीईपी केस को इनहिबिट कर देगा। पेप केस अकेला फोटो रेस्पिरेशन लो नहीं रख सकता। अगर पंप फेल हो जाए तो ए भी फॉल्स है। इसीलिए स्टेटमेंट ए ए सी और डी तीनों इनकरेक्ट है। राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन फोर बन जाता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। लेट्स प्ले विद देयर रीडिंग हैबिट्स। ट्रैप के बारे में बात करें, एग्जामिनर जानता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट स्टेटमेंट बी पढ़ेंगे, रियलाइज करेंगे कि ये बिल्कुल सही फैक्ट है और जल्दबाजी में ऑप्शन वन या टू टिक कर देंगे। ये एक क्लासिकल फिजियोलॉजिकल ट्रैप है। अब बात करते हैं एस्केप की। जब भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करे तो हर स्टेटमेंट के
आगे बड़ा बड़ा ट्रू या फॉल्स लिखे और फिर ध्यान से चेक करें कि क्वेश्चन ने क्या मांगा है। सिर्फ इनकरेक्ट वर्ड को केयरफुली पढ़ने से आप +4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना ही जरूरी है जितना कॉन्सेप्ट की नॉलेज। इसे ध्यान रखते हुए चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस है। क्वेश्चन नंबर 76 ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक बहुत ही स्टैंडर्ड और स्कोरिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओरिजिन समझते हैं। ये डायरेक्टली आपके यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें अर्ली मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस में लीन इनर सेल मास यानी आईसीएम और ट्रोपोब्लास्ट की सेल फेड स्पेसिफिकेशन के मॉलिक्यूलर मार्कर्स यानी कि OCT4, CDX2 और नैनो का इंटर रेगुलेशन टेस्ट किया जा रहा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में मास्टर रेगुलेटरी जीन्स का क्रॉस टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है एंटागोनिस्टिक यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जीन का रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में दो मेन सेल लिनेज बनती है, आईसीएम जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाती है और ट्रोफोब्लास्ट जो आगे बनकर एम्ब्रोइक टिश्यू या प्लेसेंटा बनाती है। इन दोनों लिनेज के कोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बिल्कुल अलग होते हैं और अक्सर एक दूसरे को रिप्रेस करते हैं। इस बेसिक रूल को माइंड में रखकर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। चलिए कोर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को रिकॉल करते हैं। आईसीएम इनर सेल मास प्लूरिपोटेंसी मेंटेन करता है जिसके लिए मैंने मेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर OCT4, SOX2 और नैनोग होता है। दूसरी तरफ ट्रोपोब्लास्ट लिंकेज की डी डिफरेंशिएशन के लिए मास्टर रेगुलेट होता है CDX2। डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक यूनिवर्सल यूज रूल यहाँ अप्लाई होता है म्यूचुअल एंटागोनिज्म्स का, यानी OCT4 और CDX2 एक दूसरे को एक्टिवली रिप्रेस करते हैं। यानी अगर सेल्स को आईसीएम बनाना है तो OCT4 हाई होगा और आईसीएम तो और वो CDH2 को रिप्रेस करेगा, OCT4 CDA2 को रिप्रेस करेगा। अगर ट्रोपोब्लास्ट बनाना है तो CDX2 हाई होगा और OCT4 लो और यहाँ CDX2 लो होगा। इसके अलावा हिपो सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू आउटर सेल्स में येप प्रोटीन YAP प्रोटीन न्यूक्लियस में एंटर करता है और TED4 के साथ बाइंड करता है और CDX2 जीन को एक्टिवेट करता है ताकि ट्रोफोब्लास्ट फेट डिसाइड हो सके। अब अपने इस कॉन्सेप्ट को अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पर यूज करते हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। पहले बात करते हैं स्टेटमेंट बी से। ये कहता है CDX2 सिंथेसाइज बाय ट्रोफोप्लास्ट सेल्स एक्टिवेट OCT2 एंड नैनो। हमें अभी डिस्कस किया CDX2 और OCT4 म्यूचुअली एंटागोनिस्ट है तो वो एक दूसरे को रिप्रेस करते हैं, एक्टिव नहीं। तो स्टेटमेंट बी कंप्लीटली फॉल्स है। अब डायरेक्टली ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन वन में बी इंक्लूड है तो एलिमिनेट ऑप्शन वन। ऑप्शन टू में भी इंक्लूड है तो एलिमिनेट ऑप्शन टू। देखिए एक गलत मैकेनिज्म कैच करने से 50% कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब बचे हैं खाली ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4।
इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्टेटमेंट डी को इवेल्युएट करते हैं। स्टेटमेंट बी ये कहता है कि ये बाइंड्स टू टेड4 एंड रिप्रेस CDX2। ये फंक्शनली इनकरेक्ट है। ये टेड4 कॉम्प्लेक्स CDX2 को एक्टिवेट करता है, रिप्रेस नहीं। सो स्टेटमेंट डी भी फॉल्स है। ऑप्शन 3 में डी इंक्लूड है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 3। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 4 बचता है जिसमें ए और सी है। स्टेटमेंट ए की बात बिल्कुल करेक्ट, म्यूचुअल एंटागोनिज्म्स पर बेस्ड है, और स्टेटमेंट 3 नैनोग रिटेन प्लूरिपोटेंसी इन ICMP बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फेड है। राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4 हो जाता है। तो देखा किस तरह हमने, खाली हमें ये दो कॉन्सेप्ट पता थे, इन दो कॉन्सेप्ट को पता होने से हमने तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और चौथा आंसर हमें आ गया। इसलिए हमेशा एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज को यूज करिए पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनर ट्रैप की। एग्जामिनर उसको पता है कि स्टूडेंट को पाथवे के सारे मॉलिक्यूल प्लेयर्स यानी OCT4, CDX2, नैनोग, येप, टेड4 के नाम याद रहते हैं, लेकिन वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने इंटेंशनली स्टेटमेंट बी और डी एक्टिव और रिप्रेस वर्ड को इंटरचेंज कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब बात करते हैं एस्केप की। डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते वक्त सिर्फ पाथवे और जीन्स का नाम मत याद रखिए, बल्कि प्रोसेस का नेचर याद रखिए। हर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में पूछिए क्या ये पॉजिटिव रेगुलेशन है या नेगेटिव रेगुलेशन। म्यूचुअल एंटागोनिस्ट का रूल याद रखने से आसान मार्कर्स वाले क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से हमने मॉलिक्यूलर पाथवे को एफिशिएंटली डिकोड करना सीखा। चलिए इस डीप एनालिटिकल अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं और अप्लाई करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। ये बायोकेमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसे देखकर अक्सर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स स्किप करने का सोचते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि इन्हें स्ट्रेटेजिकली कैसे अप्रोच किया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चंस का ओरिजिन समझते हैं। ये डायरेक्टली आपकी यूनिट 1 मॉलिक्यूलर्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर रहा है। पहला हेंडरसन इक्वेशंस के थ्रू एमिनो एसिड प्रोटोनेशन स्टेट निकालना, और दूसरा थर्मोडायनामिक्स का रूल। बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पार्ट सी में हमेशा रैंक डिसाइडिंग होते हैं, तो इन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इस न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा दिया गया है। हमें दो अमीनो एसिड्स दिए हैं, एस्पार्टेट और हिस्टीडीन। रिएक्शन pH 7 पर हो रही है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन है। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू दी गई है। एफिनिटी 10x फोल्ड इंक्रीज हो रही है। अब हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है, फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडीन प्रोटोनेशन और चार्ज इन बाइंडिंग फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। जब भी किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करें जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट और सिंपल हो। यहाँ डेल्टा जी कैलकुलेट करना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम उस एक कैलकुलेशन से अपना ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले थर्मोडायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जब बाइंडिंग एफिनिटी 10x फोल्ड इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k का रेशियो 10 है। फ्री एनर्जी चेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं पहले। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। इससे बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करते हैं। 2.303 आर टी लॉग 10 की। अब वैल्यूज पुट करते हैं।
क्योंकि 10 की वैल्यू 10x इंक्रीज हो रही थी, तो लैग लॉग 10 1 होता है। टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन है। आर की वैल्यू भी दी गई है, और ये है हमारा 2.303 जब हमने एल को लॉग में कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सली आएगा -1363 केल्विन पर मोल। इसे किलो केल्विन में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आता है 1.36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अब आते हैं हमारी सबसे एफिशिएंट एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पर। हमने अभी सीधा आंसर आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन सीधा ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन वन में एनर्जी -3.61 केल्विन किलो केल्विन पर मोल है, सो एलिमिनेट इट। ऑप्शन टू में -2.46 है, सो एलिमिनेट। ऑप्शन थ्री में -1.63 है, तो एलिमिनेट। और सिर्फ ऑप्शन फोर में एनर्जी की वैल्यू दी है -1.36 किलो कैलविन पर मोल, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन फोर। हमें प्रोटोनेशन फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमारा एक्यूरेट आंसर मिल गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए फ्रैक्शन की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी खाली फ्रैक्शन ऑफ प्रोटोनेशन पूछ ले। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉरी यहाँ UN आएगा, अनप्रोटोनेटेड ऊपर आएगा और नीचे आएगा प्रोटोनेटेड। अब pH की वैल्यू हमें पता है 7.0 दी गई है, pK की वैल्यू भी हमें पहले से ही दी गई है। अनप्रोटोनेटेड मतलब हिस्टिडीन का अनप्रोटोनेटेड ये वर्जन, और हिस प्रोटोनेटेड। अब 6.5 इस तरफ जाएगा इजिकल्स टू के, तो हो जाएगा 7.5 माइनस 6.5 यानी 0.5 लॉग हिस। इसका मतलब अनप्रोटोनेटेड को प्रोटोनेटेड का रेशियो 10⁻0.5। तो अब हिस डिवाइड बाय हिस प्लस इज इक्वल्स टू एंटीलॉग, क्योंकि लॉग उस तरफ गया तो ये हो गया हमारा एंटीलॉग, और इसका आंसर आएगा 3.16। तो ये हमें मिला फ्रैक्शन ऑफ हिस एंड हिस प्रोटोनेटेड। और जब हम खाली फ्रैक्शन ऑफ प्रोटोनेटेड निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं फ्रैक्शन, और उसका फॉर्मूला है फ्रैक्शन इक्वल्स टू हिस प्लस डिवाइड बाय हिस प्लस हिस। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हिस प्लस से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय हिस प्लस, ये जो हिस प्लस है वो ये वाला ही है, उससे इसको डिवाइड किया हिस प्लस के साथ। अब बात करते हैं हम ये वाले हिस प्लस की। ये हमने लिखा हिस डिवाइड बाय हिस प्लस, ठीक है। और ये वाला जो हिस है वो यहाँ आ रहा है, अभी अभी मैंने लिखा डिवाइड बाय हिस प्लस, ठीक है। हमने ऊपर नीचे दोनों पर हिस प्लस से डिवाइड किया। अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ ऊपर लिखते हैं अब, ठीक है। ये हो गया 1 डिवाइड बाय हिस डिवाइड बाय हिस प्लस, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे।
और ये भी हो गया 1। ठीक है, इतना समझ आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर नीचे दोनों तरफ हिस प्लस से डिवाइड कर डाला। तो यहाँ पे भी डिवाइड आ गया, यहाँ पे भी डिवाइड आ गया, यहाँ पे डिवाइड आ गया, क्योंकि ये दोनों डिवाइड होते हैं तो 1 आ जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो गए कट के और 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। और अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, वो रही ये ये हो जाता है हमारा 1/3.16 प्लस 1। तो 1/4.16, तो इज इक्वल्स टू, ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.24। अब जाके आया फ्रैक्शन। तो इट इज इजियर टू कैलकुलेट डेल्टा जी, उसके कैलकुलेट करके आप आंसर्स को टिक कर लो। बट अगर कोई क्वेश्चन नया पुराना क्वेश्चन या फिर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, जैसे प्रोस्पेक्टिवली जून 2026 में, कि प्रोटोनेटेड फॉर्म का ही बताओ और डेल्टा जी उसमें अगर नहीं पूछा उसने, तो वहाँ तुम्हें दिक्कत ना हो, इसके लिए ये दोनों ही आपको अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इन सभी कैलकुलेशंस में किसी भी तरह का अगर डाउट हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगा आपके ये सारे आंसर्स देने की और सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। अब बात करते हैं ट्रैप की। तो क्वेश्चन में एस्पार्टेट की पीके वैल्यू 4 की दी गई है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थी, ताकि आप इस वैल्यू को भी किसी फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश करें और अपना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन क्लियरली कहता है, अज्यूमिंग हिज प्रोटोनेशन इज द सोल कंट्रीब्यूटर। हमेशा इस इन टर्म्स को ध्यान से पढ़े और एक्स्ट्रा डाटा को इग्नोर करें। एक और जो ट्रैप में देना बताता हूँ, वो है दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे लॉग और एंटी लॉग हमने भी देखी। ये एक ही क्वेश्चन में देना, ताकि स्टूडेंट्स डर कर आगे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक तुम्हें ये सब देना चाहिए। और वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे दिया गया होगा। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर स्क्रीन पर एक छोटा सा एक कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा, वहां से आप यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना वहां पे आसान होगा। आपको कोई लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालो और वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं एस्केप की। तो स्मार्ट अप्रोच यूज करें ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा उस पार्ट को पहले सॉल्व करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। एक पार्ट सॉल्व होते ही मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने डेल्टा जी कैलकुलेट किया और बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे, बट फिर भी हमने प्रोटोनेशन निकाला ताकि ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप इस स्ट्रेटेजी को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट सी में न्यूमेरिकल्स से डरना नहीं है, बस उन्हें वाइजली अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा दिसंबर 2025 लाइफ साइंस पेपर की पार्ट सी स्ट्रेटेजी एंड सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 1। आज के इस सेशन में हमने देखा कि पार्ट सी के लेंथी और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन को देखकर पैनिक नहीं करना है। हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा कि कैसे एक क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करना है, कैसे एग्जामिनर्स के बिछाए हुए ट्रैप से बचना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को यूज करके रॉन्ग ऑप्शंस को हटाना है ताकि राइट आंसर खुद आपके सामने आ जाए। हमेशा याद रखिए, पार्ट सी सिर्फ आपकी किताबी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और एग्जाम प्रेशर में प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है। अगर आपको ये साइंटिफिक अप्रोच और क्वेश्चन डिकोडिंग की टेक्निक हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। अपने उन दोस्तों को के साथ इस सेशन को शेयर करें जो CSI नेट क्लियर करने का सपना देख रहे हैं। और ऐसे ही हाई क्वालिटी रैंक बूस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है। इस सीरीज के पार्ट 2 में हम लेवल और अप लेकर जाएंगे। हम टैकल करेंगे सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के कुछ ऐसे माइंड बेंडिंग पाथवेज और न्यूमेरिकल्स जिन्हें देखकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उन कॉम्प्लेक्स डेटा टेबल और इक्वेशंस में हिडन क्लूज कैसे ढूंढते हैं और मिनिमम कैलकुलेशन के साथ मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं। तो तैयार रहिए अगले मास्टर्स क्लास के लिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग, कीप स्टडिंग
और स्मार्ट वर्क पर फोकस रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।